नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रविंद्र सिंह आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। आज भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री जी का 2 अक्टूबर सन 1904 को मुगल सराय गंगा नदी के किनारे जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री उच्च कोटि के विचारवादी व्यक्ति थे। साथियों, आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे थे, उनका क्या विचारधारा था, क्या क्या घटा और क्या क्या संघर्ष किए। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे या गरीब परिवार के रहने वाले थे। उनके पास संसाधन नहीं था। जब वे पढ़ने जाते थे तो गंगा नदी में तैर करके जाते थे पढ़ाई करने, तो इनका कपड़ा भीग जाता था तो टीचर इनको डांटते थे। लेकिन बाद में टीचर को यह बात पता चला कि लाल बहादुर शास्त्री तैर करके आते हैं, इनके पास पैसा नहीं है कि फेरी या नाव से जाएं, तो इनका पैजामा गीला रहता था नीचे का और ऊपर शर्ट जब पार हो जाते थे तो शर्ट पहन लेते थे या जो भी रहा करता था उनके पास, पहन करके विद्यालय जाते थे। लेकिन जब यह बात टीचर को पता चला कि लड़का तैर करके आता है तो टीचर के नज़र में उनका रिस्पेक्ट सम्मान बढ़ गया और टीचर को पछतावा भी होने लगा कि हम फालतू में लाल बहादुर को डांटता हूँ। इसके बाद दूसरा वाक़या यह रहा कि जब टीचर बोले कि इन्फेक्शन होने वाला है कॉलेज में, सब लोग अच्छे से वेल मेंटेन करके आना, कंघी करके तेल लगा करके वेल मेंटेन करके आना, तब लाल बहादुर शास्त्री ने घर गया, देखा कि उनके पास तेल नहीं था। तब उन्होंने अपने माइंड में एक विचार लाया कि क्यों ना हम अपना मुंडन करवा लें, बाल छिलवा लें, तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे गुरुजी का भी सम्मान रह जाएगा। इन्होंने मुंडन करवा करके विद्यालय पहुंचते हैं और अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखते हैं। टीचर का भी सम्मान हो गया और इनका भी काम हो गया। तीसरा वाक़या यह रहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जेल में थे तब इन्होंने अपने पत्नी को, ललिता को, इनके पत्नी का नाम था ललिता, एक चिट्ठी लिखते हैं कि ललिता, मैं तो जेल में हूँ, बच्चे कैसे हैं, घर में माँ और बाबूजी कैसे हैं, तुम कैसी हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ और इन्होंने पूछा कि जो संगठन 50 रुपये देती है घर चलाने के लिए, क्या उसमें घर का खर्चा चल जाता है। तब उन्होंने ललिता, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी लिखती हैं कि हाँ जी, बहुत ही आराम से चल जाता है, 40 रुपये में ही घर चल जाता है और 10 रुपया हम बचा लेती हूँ। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने संगठन को चिट्ठी लिखते हैं कि हमारा घर 40 रुपये में ही चल जाता है, तो 10 रुपया किसी गरीब परिवार को दिया जाए ताकि उसका भी घर चल सके और 40 रुपये में ही मेरा सब घर बढ़िया से चल रहा है। तो ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी के सोच। यदि आज के ज़माने में लोग को मिले तो कहेंगे कि मुझे और चाहिए, इतने में नहीं चल रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों से हमें सीख लेनी चाहिए और समाज में अच्छा काम करने के लिए तत्पर संघर्ष करना चाहिए। साथियों, मैं चौथा वाक़या बताना चाहता हूँ। जब लाल बहादुर शास्त्री जी जेल में थे तब इनकी पत्नी उनसे मिलने गई
और लाल बहादुर शास्त्री जी को आम बहुत पसंद था। तो इनकी पत्नी 2 आम लेकर के जाती हैं, गांव के छोटे छोटे आम पल्लू में छुपा करके किसी तरह से जेल के अंदर जाती हैं, उनसे मिलती हैं और इशारों में कहती हैं कि हाथ बढ़ाइए। जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने हाथ बढ़ाते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री चिल्लाने लगते हैं कि देखिए हमारी पत्नी क्या लेकर के आई है, आम लेकर के आई है हमारे लिए, आप लोग की क्या व्यवस्था है, आप लोग बहुत लापरवाह हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी लेकर के आ जाएगा और आप लोग लापरवाही करते रहेंगे। तो जेलर भी दौड़ के आता है और मन में सोचता होगा कि किस प्रकार का यह व्यक्ति है कि अपने पत्नी को ही डांट सुनवा रहा है, और उनकी पत्नी को भी बुरा लगा होगा कि मैं इनके लिए आम लेकर के आई हूँ। लेकिन यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी का विचारधारा उच्च कोटि का था, अपने विचारधाराओं से प्रभावित थे। 5वां वाकया यह रहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो लैब में एक बीकर था कांच का, और उनके हाथ से गिर जाता है और फूट जाता है, टूट जाता है। तब वहाँ एक चपरासी रहते थे देवीलाल जी, उनको एक कंटाप, एक थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद शास्त्री जी माफ़ी भी मांगते हैं, कहते हैं कि चलो जाने दो, हमसे गलती हुई थी, और फिर वहाँ से चले आते हैं। साथियों, जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री बने, उनका कार्यक्रम लगा था, तो वही मंच पे बैठे थे शास्त्री जी, और जो चपरासी थे देवीलाल जी, वो वहाँ से बचते बचाते निकल रहे थे। उस कार्यक्रम में वो भी पहुँचे थे और उनकी नज़र छुपा रहे थे, अपनी नज़र छुपा रहे थे, कहीं शास्त्री जी हमको देख ना लें, क्योंकि वो मंत्री थे, वो डांट सकते थे, उनका बेइज्जत कर सकते थे। और लेकिन जैसे ही शास्त्री जी का नज़र उनके ऊपर पड़ता है तो उन्होंने आवाज़ दे कर के बुलाता है कि देवीलाल जी मंच पे आइए। इतना सुनते ही चपरासी हक्के बक्के हो गए, सोचे कि अब तो मंत्री जी मुझे बेइज्जत करेंगे, डांटेंगे, क्योंकि हम इनको थप्पड़ मारे थे। लेकिन जैसे मंच पे जाते हैं तो शास्त्री जी इनको गले लगाते हैं और सबके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि ये देवीलाल जी हैं। जब मैं कॉलेजों में पढ़ा करता था तो मेरा पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी सहयोग होता था ये करते थे, और उनको गले लगाए, उनका वहाँ सम्मान किए। तो ऐसे थे हमारे शास्त्री जी। लेकिन आज के ज़माने में यदि कोई मंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, धौंस दिखाने लगते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं। तो हमारे शास्त्री जी का विचारधारा बहुत ही उच्च कोटि का था। इस टाइप के हमारे शास्त्री जी थे। तो यह रहा हमारे शास्त्री जी का तमाम वाक्या, जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके हम जैसे युवाओं को प्रेरणा मिलता है समाज में अच्छा कार्य करने के लिए, बेहतर समाज बनाने के लिए। और मैं समझता हूँ और मैं सभी से निवेदन भी करूँगा कि शास्त्री जी के विचारों को पढ़ें, जानें। सिर्फ शहादत दिवस, जन्म दिवस मना लेने से उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। जब तक आप उनके विचारधाराओं को अपने जहन में, अपने दिमाग में उतार करके समाज में एक बेहतर कार्य करने का तब प्रयास नहीं करेंगे, तब तक उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। मंचों पे लंबी लंबी भाषण देने से उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। जो भी बोलिए, जो भी करिए, उस पे काम करिए और जनता में एक अच्छे व्यक्ति बन करके दिखाने का प्रयास करिए। कागज़ों पे नहीं, विचारधारा से मजबूत बनिए और शास्त्री जी के विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाइए। तब जा कर के हमारा देश, समाज आगे बढ़ेगा। आज के हमारे प्रधानमंत्री जी मंचों पे तमाम तरह के वादे करते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं होता है। वादा उतना ही करें जितना पूरा कर सकें, अन्यथा वह अब वादा झूठ में तब्दील होता जाता है और जनता का विश्वास आपसे उठता जाता है। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठा वादा नहीं करना चाहिए। समाज में अच्छा कार्य करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। हम जितना बेहतर करेंगे उतना ही हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और साथियों, आज के दौर में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि नौजवानों को नौकरी मुहैया कराएं, बेरोजगारी भारत से समाप्त करें। हमारा देश ऑटोमेटिक
अपने आप आगे बढ़ेगा, विकसित भारत होगा। लेकिन जब युवाओं के पास रोज़गार नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा, बिजनेस व्यवसाय नहीं होगा, तो हमारा युवा इसी तरह से हाथ पे हाथ रख कर के बैठा रहेगा। और देश हमारा तरक्की कैसे करेगा? जब हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, पूंजी का भंडारण होगा, किसानों का शोषण होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए प्रयास करें, व्यवसाय हो, रोजगार हो, बिजनेस हो, तब जा कर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।